नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, आज हम रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी व यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के प्रश्नों की जो सीरीज आरंभ की गई थी उसका हम चौथा सेट देखेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को शामिल किया गया है। इन 30 प्रश्न में से आपकी किसी भी आगामी परीक्षा में एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? अपवर्तन। इस पे कई क्वेश्चन पूछता है। जैसे किसी जल में सिक्का रखा हुआ है तो वो कम गहराई पे प्रतीत होता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। या कोई छड़ है जल में डूबी हुई है तो टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? उसका भी कारण अपवर्तन होता है। अपवर्तन होता क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश मुख्य अक्ष से या तो नज़दीक उसके मुड़ जाएगी या उससे दूर हट जाती है। इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। यदि पहला माध्यम सघन है तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी ये मुख्य अक्ष से दूर हटेगी, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो मुख्य अक्ष के नज़दीक जाएगी। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है कि कोई परावर्तक पृष्ठ है तो इस पे अगर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इसकी कुछ मात्रा परावर्तित हो जाएगी उसी दिशा में। इस घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है तो आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा उसे आपतन कोण कहेंगे। परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का जो कोण होगा उसे परावर्तन कोण कहेंगे। तो आप लोग, हम आशा करते हैं, समझ गए होंगे अपवर्तन व परावर्तन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतिहीन होता है? तो इसका क्या कारण है? इसका प्रमुख कारण क्या हो गया? परावर्तन। जो गीला बालू होता है वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है तथा उसकी कुछ मात्रा को ही परावर्तित करता है, जबकि जो सूखा बालू होता है प्रकाश की किरणों को कम अवशोषित करता है, ज़्यादा मात्रा में परावर्तित कर देता है, जिसके कारण सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है और गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है। अतः ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह, अभी हम आप लोगों को अपवर्तन की परिभाषा में बताए हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा, और वही विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल के नज़दीक आ जाएगा। अतः ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? तो जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो एंटी फ्रीज यौगिक होता है। ये किसी भी चीज़ के जमने की दर को धीमा कर देता है, अर्थात उसका जो है जमाव बिंदु हिमांक जो होता है उसको कम कर देता है। अतः ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एथिलीन ग्लाइकोल क्या है? एंटी फ्रीज यौगिक होता है। यह हिमांक को नीचा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायल के नियम का क्या सूत्र है? तो हम जानते हैं वायल का नियम क्या होता है? P प्रोपोर्शनल 1/V। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? नियत ताप पर किसी गैस का आयतन उसके परम दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही हमारा वायल का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक। तो हम जानते हैं कि जब हम दाब बढ़ाएंगे
तो कोई भी चीज़ पिघलने लगेगी, अर्थात उसमें ऊष्मा जो है स्थानांतरित होती है, जिसके कारण उसका गलनांक घट जाता है। अतः ऑप्शन ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ मित्रों देखिए चक्रवात क्या होता है। चक्रवात एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ केंद्र में जो दाब होता है निम्न होता है, तथा केंद्र से जैसे हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं तो दाब की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में मौसम जो है खराब होता है, तूफान बारिश की आशंका होती है, जबकि जो प्रति चक्रवात होता है उसमें केंद्र में दाब उच्च होता है तथा किनारे जैसे जैसे केंद्र से दूर जाएंगे दाब घटता जाता है। अब प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम की खोज किसने किया, ऑटो हान ने। अतः ऑप्शन ए सही हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा सापेक्षता के सिद्धांत को इन्होंने दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। एडिसन क्या किए थे, थॉमस अल्वा एडिसन। तो एडिसन हम जानते हैं बल्ब का आविष्कार किए, ग्रामोफोन का आविष्कार किए। रदरफोर्ड ने क्या किया था, प्रोटॉन की खोज किए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो हमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पहले समझना पड़ेगा। तो मोटे तौर पे समझ लीजिए, रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है कि अवस्था परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए ए था, इसको हम बी में बदल दिए तो इसके गुणधर्म बदल जाएंगे और बी से ए को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बी से ए को नहीं प्राप्त किया जाएगा, ए रासायनिक हो गया। भौतिक जो परिवर्तन होता है, किसी भी चीज़ को हम ए से बी में बदलें फिर बी को ए में बदल सकते हैं। तो अतः अब देखिए कोयले को हम जला देंगे तो फिर उससे कोयला नहीं बना पाएंगे, अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ को जला देंगे तो राख से कागज़ नहीं बनेगा, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को जला देंगे तो लकड़ी नहीं बनेगी, रासायनिक है। पानी का वाष्प में रूपांतरण, तो हम पानी को वाष्प में बदलेंगे फिर उसे संघनित करके पानी में बदल सकते हैं, अतः ये कौन सा हो गया, भौतिक हो गया। अतः ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, मोटी मोटा यही है कि हम जो रासायनिक होता है ए से बी बनाते हैं लेकिन बी से ए पे नहीं जा सकते, लेकिन जो भौतिक होता है ए से बी में भी चले जाएंगे और बी से ए में भी पुनः उस प्राप्त पदार्थ या वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स किरणें पार नहीं कर पाती हैं मानव अस्थि को। एक्स किरण जो होती है वो मानव अस्थि को पार नहीं कर पाती है, इसलिए उसकी छाया जो है एक्स-रे पे दे देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स-रे का शोधक कौन था, तो रॉन्टगन थे, अतः ऑप्शन सी सही है। हेनरी बैकरल कौन थे, रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैलोरीमीटर सामान्यतया बनता है, किससे बनता है, ऑप्शन है यहाँ पे, तो सही ऑप्शन क्या होगा, तांबे से। तांबे से क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन है, तांबा जो होता है वो ताप का सुचालक होता है, इसलिए जो कैलोरीमीटर बनाया जाता है तांबे से ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि। तो यहाँ देखिए गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा तो विशिष्ट ऊष्मा होती है, और अवस्था परिवर्तन में गुप्त ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। तो जो पानी की गुप्त ऊष्मा होती है वो भाप की गुप्त ऊष्मा से कम होती है। यही कारण है कि भाप से हमको ज़्यादा जलन महसूस होती है गर्म पानी की अपेक्षा। अतः कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत करता है। क्यों अधिक ऊष्मा दिखाता है, क्योंकि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो पानी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किस तापमान पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। तो मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछ चुका है, अतः ऑप्शन सी हो गया। देखिए इन दोनों में फार्मूला होता है संबंध का कि C/5 इक्वल टू F-32/9। तो इसी फार्मूले से इस चीज़ को प्राप्त किया गया कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघनन क्या होता है। तो संघनन क्या होता है, जब हम गैस को द्रव में बदल दें तो उसको हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या हो गया, संघनन हो गया। द्रव का वाष्प में वाष्पन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो भिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप। तो देखिए ऊष्मा स्थानांतरण का नियम होता है कि जब दो असमान ताप वाली वस्तुओं को पास पास रखा जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु तक होता है। कब तक होता है, जब तक कि दोनों का ताप समान न हो जाए। तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो जो हमारा मिश्रण का ताप होगा वो अधिक ताप वाली वस्तु से कम होगा, क्योंकि ये कुछ ऊष्मा इसको दे देगा, और कम ताप वाली वस्तु से अधिक होगा क्योंकि ये कुछ ऊष्मा पा गया है। अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिक ताप वाली वस्तु से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु से अधिक होगा मिश्रण का ताप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। अब देखिए यहाँ पे मित्रों क्यों फट जाता है। मान लीजिए गुब्बारा है तो वो फटेगा क्यों, या तो हम ऊपर से ज़्यादा प्रेशर उस पर लगा दें या अंदर से ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है तथा पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पे वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। तो जब हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस का दाब ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण जो है गुब्बारा फट जाता है। अतः ऑप्शन डी सही हो गया। ऊंचाई पे वायु दाब घट जाता है जिसके कारण गुब्बारा फट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। अब देखिए घनत्व क्या होता है, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। हम जानते हैं जब किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ता है, और आप लोग मैथ अच्छे से जानते होंगे कि यदि किसी संख्या भिन्न का हर बड़ा है तो उसकी वैल्यू कम आती है। तो जब भी बढ़ेगा तो डी की वैल्यू कम आएगी, अतः ऑप्शन बी सही हो गया, उसका घनत्व घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गोल एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं, उनमें क्या शीघ्रातिशीघ्र ठंडा होगा। तो देखिए वही जल्दी ठंडा होगा जिसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा। तो इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वृत्ताकार प्लेट की अधिक होगी, अतः वृत्ताकार प्लेट जो है जल्दी ठंडा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठंडे प्रदेशों में जहाँ तापमान 0 सेल्सियस तक चला जाता है वहाँ किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं क्योंकि। अब इसका क्या रीज़न है, जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, ये कोई रीज़न नहीं हुआ। जल की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, हम जानते हैं कि जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। 4 सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इस चीज़ तो सही है लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, अतः ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होने के कारण वह खेत के तापमान को बनाए रखता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थे से अधिक गर्म होगा क्योंकि। अब देखिए
गर्म कौन ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है कौन कितना सुचालक है, उसकी सुचालकता पे डिपेंड करेगा। तो हम जानते हैं कि लोहा जो है लकड़ी की अपेक्षा अधिक सुचालक है, जिसके कारण लोहा ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा और जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लोहा ऊष्मा का सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफ़ी कप किस विधि से ठंडा होता है? तो अब देखिए, ठंडा होने के लिए वो उसमें चालन विधि भी काम करेगी, संवहन भी करेगी, विकिरण भी और वाष्पीकरण भी। अतः ऑप्शन डी सही हो गया। ये मित्रों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी पूछ चुका है कि थर्मस फ्लास्क में जो है चाय रखी है तो किस विधि से ठंडा होगी। तो उसमें इन तीनों विधियों का, चारों विधि का उपयोग होता है। अब देखिए, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, विकिरण क्या होता है। तो चालन ऊष्मा संचरण की वह विधि है जिसमें किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं अपने स्थान पे स्थिर होते हैं। ये कण गर्म हो गया, ये एनर्जी प्राप्त करेगा, फिर ये इसको दे देगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पूरी बॉडी जो है या पूरा पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण करता है। इसमें इसके कणों के द्वारा ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित होती है, कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। संवहन क्या होता है? मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसमें इस तरह से उसके अणु हैं, तो संवहन यहाँ कोई ऊष्मा का स्रोत है। तो संवहन में क्या होता है, ये पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करेगा, फिर एक्साइटेड होकर ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये वाला पदार्थ आ जाएगा, ये ऊष्मा ग्रहण करेगा, फिर ये भी ऊपर चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे पूरा पदार्थ जो है गर्म हो जाता है संवहन विधि में। तो संवहन विधि ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें उसके अणु ऊष्मा ग्रहण करके फिर ऊपर चले जाते हैं, फिर शेष अणु नीचे आके ऊष्मा ग्रहण करते हैं। जो वायुमंडल होता है वो संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। विकिरण क्या होता है? विकिरण ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ जो अणु है ये माध्यम है, लेकिन विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य से ऊर्जा हमें विकिरण विधि द्वारा प्राप्त होती है। वाष्पीकरण आप जानते ही हैं, द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्मकाल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि, अब देखिए, सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं वे ताप का कम अवशोषण करते हैं। ज़्यादातर ताप को, अपने ऊपर जो ताप पड़ता है उसको परावर्तित कर देते हैं, इसलिए वो काफ़ी देरी से गर्म होंगे, अतः हमें गर्मी का एहसास कम होगा। यही कारण है कि ग्रीष्म काल में हम सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। अतः ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे शोषक हैं। ये कोई रीज़न नहीं है। ताप के अच्छे रोधक हैं, ये बिल्कुल सही है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। वे अपने अंदर जो है हवा को नहीं जाने देते हैं और जो अंदर का तापमान है उसको मेंटेन बनाए रखते हैं, नियत रखते हैं। अतः ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप वह ताप होता है जिसमें किसी भी वस्तु का जो है आयतन 0 हो जाता है। ये माना गया है कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। हम जानते हैं पहाड़ पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा? वायुदाब जो होता है, वायुदाब कम हो जाएगा। अभी आपको बताया गया कि ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुदाब घटता है। तो वायुदाब जब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। हम जानते हैं पानी का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर गए वायुदाब कम हुआ यानी क्वथनांक भी कम हुआ, तो पानी कितने पे उबलेगा? 100 से कम पे। अतः ऑप्शन ए सही हो गया। ये सब चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, फिर आप सबका आंसर दे लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि, अभी आपको बताया गया कि वायुदाब अधिक होगा तो क्वथनांक भी
अधिक होगा। तो प्रेशर कुकर बंद होता है जिसके कारण उसके अंदर का वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब बढ़ने से क्वथनांक भी बढ़ जाता है, और जब क्वथनांक ज़्यादा होता है तो पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करता है। अतः ऑप्शन बी सही हो गया कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? देखिए, जिसका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा होगा वो जल में डूब जाएगा, और जिसका कम होगा वो जल में तैरेगा। तो हम जानते हैं बर्फ भी तैरता है, थर्मोकोल भी तैरता है, कार्क भी तैरता है, लेकिन जो लोहे की कील होती है वो डूब जाती है। अतः ऑप्शन ए सही हो गया, लोहे की कील का घनत्व पानी की घनत्व से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर वही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा असत्य कथन है? लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल डूब जाता है, अतः ये सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, तो हम जानते हैं लकड़ी पानी में तैरती है, यानी लकड़ी का जो घनत्व होगा वो पानी से कम होता है। पारा पानी पे तैरता है, लोहा पारे पे तैरता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन गलत है। अतः कौन सा कथन असत्य हुआ? विकल्प सी। जो पारा होता है, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, अतः यह पानी में डूब जाएगी। पारा जो होता है वो पानी में डूब जाता है। पारे का जो हिमांक होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो मित्रों, ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है विज्ञान के थे। आशा करते हैं ये आप लोगों के लिए को समझ में आए होंगे तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। मित्रों, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी अच्छे तरीके से जो है कार्यक्रम को चलाया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो आप लोग जो है कि कोशिश करिए कि सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, ताकि और भी चीज़ों को सम्मिलित किया जा सके। अभी फ़िलहाल चैनल के द्वारा विज्ञान की सीरीज ही चलाई जा रही है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।